रोबोटिक सर्जरी के बारे में अक्सर आप सुन रहे होंगे। आजकल इवॉल्व जो हो रही है सर्जरी, उसमें रोबोटिक सर्जरी का नाम बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रोबोटिक सर्जरी वाकई में है क्या, कॉमन जनता क्या इसके बारे में कहाँ तक जानती है, क्या रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी रोबोट करता है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसमें सर्जन का क्या फ़ायदा है, उसमें पेशेंट्स का क्या फ़ायदा है, और रोबोटिक सर्जरी किस हद तक एडवांस सर्जरी होती है, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत तक आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में A to Z ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब रोबोटिक सर्जरी जब आपके जहन में आता है तो सबसे पहले क्या आता है कि सर्जरी रोबोट कर रहा है, और ये सबसे बड़ा गलतफहमी है जो अक्सर लोगों के, कॉमन पीपल के दिमाग में होती है। जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में, जो दिल्ली धौला कुआं में आर्मी का सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल है, उसमें रोबोटिक सर्जरी की सुविधा थी। और रोबोटिक सर्जरी जब वहाँ पे ट्रेंड हुआ, जब मैं पहली बार रोबोट से एक्सपोज हुआ, तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो एक सर्जरी के एडवांस लेवल को, वन लेवल अप को फीलिंग देती है। तो रोबोटिक सर्जरी में क्या क्या पार्ट होते हैं, रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है, रोबोटिक सर्जरी होती कैसे है, वो सब वहाँ पे मैंने देखा। तो रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं कि रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा, सर्जन को क्या फ़ायदा होगा, रोबोटिक सर्जरी कितना कॉस्टली होती है, रोबोटिक सर्जरी से क्या सारे सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है, रोबोट की ज़रूरत है या नहीं है, इंडिया में आज रोबोटिक सर्जरी कितनी कॉमन है और उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज तक पहुंचेगी। लास्ट तक ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा मैंने बताया कि जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल धौला कुआं दिल्ली में, तो जब वहाँ रोबोट का एक्सपोजर हुआ तो फर्स्ट टाइम इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज एक सर्जिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी और सर्जरी, मेडिकल साइंस का जो ये अमलमिगेशन है, जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग देता था। तो सर्जरी, जो रोबोटिक सर्जरी होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक मास्टर कंसोल होता है, जैसे कि एक वीडियो गेम की तरह से आपकी फीलिंग आती है। सर्जन उस कंसोल पे बैठता है, तो दो कंसोल होते हैं, कभी कभी एक कंसोल होता है। तो कंसोल पे सर्जन और उसके असिस्टेंट साथ में बैठते हैं, और उस पर हेड होता है और हाई डेफिनेशन कैमरा होता है, और उसके साथ 3D विजन होता है। तो उस कंसोल पे, जो कि पेशेंट के टेबल से थोड़ा दूर पे होता है, वहाँ पर सर्जन बैठता है। पेशेंट के पास सर्जन नहीं बैठता है। सर्जन का कंसोल, जो कि मास्टर कंसोल बोला जाता है, वो थोड़ी दूरी पे होता है। वहाँ पे बैठ के वो सर्जरी परफॉर्म करता है। तो उसकी सुविधा के लिए वहाँ पर होते हैं हाई डेफिनेशन कैमरास और 3D विजन, और कंफर्टेबली बैठने के लिए चेयर, जिससे सर्जन का फटीग नहीं आता, और सर्जन अगर थकेगा नहीं तो ऑब्वियसली उसकी सर्जरी जो है हमेशा बेटर होगी। दूसरी बात है कि वहाँ से वो अपने आर्म से और अपने पैर से, अपने बोथ द लिम्ब से वो सर्जरी परफॉर्म करता है। पैर्स का भी यूज़ होता है, आर्म्स का भी यूज़ होता है। और दूसरी जगह पे पेशेंट टेबल पे, जो ऑपरेटिंग टेबल होता है, वहाँ पर रोबोटिक आर्म्स होती हैं। जनरली 3 या 4 आर्म्स होती हैं, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अटैच होते हैं, जो रोबोटिक सिस्टम के साथ ही आते हैं। वो पेशेंट के अंदर पोर्ट डाल के, यानी कि जो छेद, छोटे छोटे छेद करके उसके इंस्ट्रूमेंट में पोर्ट डाले जाते हैं पेशेंट के अंदर। उसके बाद उस रोबोटिक आर्म को पेशेंट के उन पोर्ट से अटैच किया जाता है। फिर वो इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करता है सर्जन, जो कि मास्टर कंसोल पे बैठा होता है। तो एक बहुत बड़ा मिथ कि रोबोट सर्जरी ऑपरेट कर रहा है, वो ऐसा नहीं होता। सर्जन ही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आर्म। वहाँ पर मास्टर कंसोल पे सर्जन जो भी एक्शन करता है वही रेसिप्रोकेट होता है पेशेंट के टेबल पे रोबोटिक आर्म के थ्रू। और वहाँ पर भी असिस्टेंस के लिए सर्जन के असिस्टेंट्स होते हैं, जो रोबोटिक आर्म को इंगेज करते हैं, रोबोटिक आर्म को डिसंगेज भी करते हैं, कुछ और पोर्ट डाल के कुछ और भी चीज़ें करनी होती हैं, जो वहाँ पे बैठ के असिस्टेंट्स भी काम ये करते हैं। तो टोटल ये मिला के मशीन प्लस ह्यूमन बीइंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए यूज होता है। अब ये जानना ज़रूरी है, आप तो ये जान गए कि इसमें सर्जन ही ऑपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रोबोट। तो इससे सर्जन को क्या फ़ायदा होता है, पहले बात करते हैं कि सर्जन को क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सर्जन्स। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विजन। सर्जरी में विजन इज़ एवरीथिंग। जब आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं
यानी कि दूरबीन से कोई मेथड से सर्जरी करते हैं तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके लिए आते हैं हाई डेफिनेशन कैमरास। और जो रोबोटिक कैमरास होते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के कैमरा होते हैं, उसमें 3D विजन भी होता है और हाईली मैग्नीफाइड और HD विजन होता है, जिसकी वजह से सर्जिकल प्रिसीजन यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देखने की क्षमता, टिश्यू पहचानने की क्षमता, और जब जिसे बोलते हैं ना कि सर्जिकल प्रिसीजन यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को पहचान के उनको आइडेंटिफाई करने की क्षमता सर्जन की इम्प्रूव हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रोबोटिक सर्जरी का और अच्छे कैमरा का, जो कि रोबोटिक सर्जरी में, रोबोटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। दूसरा सर्जन के लिए फ़ायदा ये है कि उससे फटीग, जो सर्जिकल फटीग होती है, जो पेशेंट लगातार आप ऑपरेट करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब रोबोट नहीं यूज होता है तो नॉर्मल पोर्ट के थ्रू लेप्रोस्कोपिक सर्जन खुद ऑपरेट करते हैं, इससे आर्म और में थकने की प्रॉब्लम होती है, लगातार स्टैंडिंग पोजीशन में लॉन्ग आवर्स की सर्जरी जो होती है वो बहुत फटीग देने वाली होती है, जिससे कि सर्जन का कुछ ना कुछ पार्ट अफेक्ट होता है, उसका विजन जो होता है लगातार आईज पे बर्डन रहता है, तो फटीग की वजह से थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है। तो उस फटीग को पूरी तरह से नलिफाइड कर देता है ये रोबोटिक, क्योंकि सर्जन आराम से मास्टर कंसोल पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है, बीच में वो किसी भी तरह का ब्रेक ले सकता है क्योंकि उसको डिवॉश नहीं होना है, उसको स्क्रब नहीं होना है, साथ में उसके बगल के मास्टर कंसोल पे उसका असिस्टेंट बैठा हुआ है, उसको वो हेल्प कर सकता है। तो ये एक तरह से सर्जन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज़ कि जो साथ में असिस्टेंट बैठा है उसकी भी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज वो भी उसी विजन में देख रहा है, साथ में ऑपरेट भी उसी तरह से कर रहा है। तो ये सर्जन्स के फ़ायदे हैं। अब पेशेंट के लिए क्या फ़ायदा है? पेशेंट का फ़ायदा ये है कि जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो घंटों में होती थी वो अब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कम आवर्स में होती है। जब भी सर्जरी, बेहोशी की दवा कम जाएगी, जब सर्जरी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं रहेगी, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि रिकवरी बेटर हो जाती है। रिकवरी बेटर हो जाएगी तो आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा तो आप अपने घर पे जल्दी जाओगे, घर पे जल्दी जाओगे तो रिकवरी बेटर होगी, फिर अपने काम पे जल्दी जाओगे तो आपका जो काम पे न जाने की वजह से जो वर्क लॉस है, जो उससे मॉनेटरी लॉस है, वो कम होता जाएगा। तो हॉस्पिटल स्टे प्लस रिकवरी, एवरीथिंग इज स्मूथ, ब्लड लॉस कम हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होते जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स पेशेंट के हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? अब हम बात करते हैं कि रोबोटिक की लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडिया में है वो है कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से डाविंसी का जो सिस्टम है, जो सबसे पहला सिस्टम था, वो बहुत ही महंगा था। वो लगभग 15 करोड़ के आसपास तो इनिशियल मशीन की होती है। फिर उसके बाद ये इनिशियल कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद जो उसके आर्म्स होते हैं वो कुछ समय के बाद उसमें लिमिटेड सर्जरी के ऑप्शंस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सर्जरी उससे आप लिमिटेड ही कर सकते हैं। एक आर्म लगभग 10 सर्जरीज परफॉर्म करती है, उसके बाद आपको दूसरी आर्म खरीदनी पड़ती है, प्लस उसको सर्जिकल ड्रेप जो आता है वो भी डिस्पोजेबल होता है, तो वो भी एक रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो टोटल कॉस्ट जो होती है सर्जरी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग समझ लीजिए कि रोबोटिक सर्जरी में 2 गुने का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम एग्जांपल लें कि रोबोटिक प्रोस्टेट जो निकाला जाता है वो नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेट निकालने से लगभग 2 या 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट उसकी आती है, बिकॉज उसमें रोबोट की कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। तो एक कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन पॉपुलेशन में, जो इंडियन पॉपुलेशन इतनी अफोर्डिंग पॉपुलेशन नहीं है। वेस्टर्न पॉपुलेशन जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या होती है कि इंश्योरेंस होता है उनका, तो इंश्योरेंस कंपनीज उसका कॉस्ट बेयर करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही बूम आ चुका है। रोबोटिक सर्जरीज बहुत ही कॉमनली होती हैं। इंडिया में अभी उतनी कॉमन नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रोबोट आ चुके हैं। लखनऊ में अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में भी लगभग 5 से 6 रोबोट हैं। बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट्स में जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स हो गया, मेरा जो कॉलेज था जहाँ से मेरी ट्रेनिंग थी, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल, वहाँ पर रोबोट है बहुत ही एडवांस। यहाँ पर लखनऊ में GPGI में रोबोट है, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रोबोट होते हैं। अब बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी का भी एक एडवांस वर्जन क्या आता है कि रोबोटिक सर्जरी जब इंडिया में धीरे धीरे बहुत फेमस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस से वो अफोर्ड कर रहे हैं उस सर्जरी को, तो फिर रोबोटिक का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अब जब आजकल AI की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए रोबोटिक सर्जरी से, मतलब कि रोबोट की आर्म्स
जब आप कोई सर्जरी कर रहे हो तो उसकी जो मेमोरी है वो अगर उस रोबोटिक आर्म्स में, उसके प्रोसेसर्स में अगर इंक्लूड हो जाए, फीड होती जाए, तो आगे आने वाले जब सर्जन्स इसको ऑपरेट करेंगे तो वो फीड उसमें रहेगा। मान लीजिए कि आप किसी खून के नस के पास हैं, किसी मेजर ब्लड वेसल्स के पास हैं, और कोई ट्रेनिंग सर्जन है, नया सर्जन है, वो उसके पास कुछ सर्जरी ऑपरेट कर रहा है, तो ये आपको वार्न कर सकती है, बता सकती है कि यहाँ पर एक मेजर वेसल्स है, प्लीज बी कॉशियस। ये एक बड़ा एडवांसमेंट है जो रोबोटिक में अगर इनकॉर्पोरेट होगा तो आने वाली सर्जरी में टोटल जो प्रिसीजन है वो और भी ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर ह्यूमंस ब्रेन के साथ होगा तो ये सर्जिकल एडवांसमेंट लगातार बढ़ती जाएंगी, और प्रिसीजन सर्जिकल, और ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हालांकि कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली, जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, रनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, तो कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इंक्रीज। बट फाइनली क्या होगा कि पेशेंट का फायदा होने लगेगा। रोबोट में दूसरा बड़ा जो एडवांसमेंट हो सकता है वो है जब इंटरनेट की स्पीड यानी कि 5G 6G आ जाएगा, तो एक बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि रिमोट सर्जरीज, यानी कि आप दिल्ली में बैठे हैं और आप लखनऊ में किसी पेशेंट का बैठ के ऑपरेशन कर सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है। या फिर आप न्यूयॉर्क में बैठे किसी सर्जन से अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। हैरान होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी फिलहाल दिल्ली IIT में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 5G के माध्यम से कार चलाई गई थी, रोबोटिक कार चलाई गई थी। ठीक वही प्रोसेस जो है वो रोबोटिक सर्जरी में भी किया जा सकता है। और इसका एडवांटेज ये है कि जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है हॉस्पिटल्स का, हेल्थ केयर सिस्टम का, वो हो सकता है। मतलब कि न्यूयॉर्क सर्जरी में न्यूयॉर्क से किसी सर्जन को हेल्प मांगी गई, या इंडिया से किसी की हेल्प मांगी गई किसी रिमोट एरिया में, दिल्ली मुंबई में बैठे हुए सर्जन्स के साथ कोई लखनऊ में बैठा हुआ या फिर किसी और शहर में बैठा हुआ सर्जन साथ में कोलैबोरेट करके साथ में ऑपरेट कर सकता है। वो उनका मास्टर कंसोल वहाँ पे है, यहाँ के सर्जन का मास्टर कंसोल यहाँ पे है, पेशेंट लखनऊ में है, पेशेंट इंडिया में है, और न्यूयॉर्क से ऑपरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कोलैबोरेशन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड, हाई इंटरनेट स्पीड। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा फॉर द पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे एडवांसमेंट रोबोटिक सर्जरी के आने से पॉसिबल हो सकते हैं, बिकॉज रिमोट सर्जरी से फ़ायदा ये भी होगा कि जो ट्रेनिंग ऑफ न्यू सर्जन्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सर्जन्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ट्रेन होंगे क्योंकि उनका जो लर्निंग कर्व है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और साथ में वो बड़े बड़े सर्जन्स के साथ बैठ के उनके मास्टर कंसोल पे ऑपरेट करेंगे, तो उनको लर्निंग भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से और रोबोटिक सर्जन्स और भी सर्जन्स जो हैं रोबोटिक सर्जरी से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो रोबोटिक सर्जरी आने वाला एक ट्रुथ है, एक सच है जो आने वाले समय में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या सारी सर्जरी में रोबोट इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं जिसमें रोबोट का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। कॉमन सर्जरी जैसे कि गॉल ब्लैडर का निकालना हुआ, या फिर कोई हर्निया की सर्जरी हुई, या फिर कॉमन सर्जरीज हैं, हाइड्रोसील की सर्जरी है, या फिर सिंपल सर्जरी जो सरफेस पे की जाती हैं, उनमें रोबोट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। रोबोट का इस्तेमाल ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जगह कम है और प्रिसीजन, बड़े बड़े ऑर्गन्स, अच्छे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर बहुत डेंसली पैक्ड हैं। जैसे आपका पेल्विस हो गया, जैसे प्रोस्टेट सर्जरी में रोबोट का इस्तेमाल सबसे कॉमनली होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर छोटी सी जगह पे बड़े सारे नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, प्रोस्टेट है, और ये सारी चीज़ों को बचाते हुए आपको प्रोस्टेट निकालना है। तो इस तरह की सर्जरी, जैसे जॉइंट सर्जरीज में आजकल, जॉइंट रिप्लेसमेंट में और एंडोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज में भी रोबोट का बहुत अच्छा इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका है। कार्डिक थोरेसिक सर्जरी में, हार्ट के सर्जरीज में भी रोबोट का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक सबसे कॉमनली जो रोबोट का इस्तेमाल है वो यूरोलॉजिकल सर्जरीज में होता है, यानी प्रोस्टेट की सर्जरी, ब्लैडर की सर्जरी, इस तरह की सर्जरीज में होता है। लेकिन आने वाले समय में रोबोट का इस्तेमाल बहुत कॉमनली हर तरह की सर्जरीज में होने वाला है। बट ज़्यादातर इनका उपयोग जो है, जिनको बोले सदुपयोग, यानी कि
अच्छा इस्तेमाल इन्हीं तरह के कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में ही है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में A to Z, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी, एडवांसमेंट बहुत सारे थे, वो बताने थे आपको। और वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि रोबोटिक सर्जरी किस तरह से होती है, उसमें एडवांसमेंट क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कॉस्ट क्या है, ये सारी बात आई होप आप तक पहुंच गई होंगी। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।